हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शाम के वक्त फेबियन का कॉलेज ख़त्म हो जाता है। वो लिफ्ट के ज़रिए बिल्डिंग के अंदर आता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो उसके सामने के खड़े होते हैं, जिन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि क्या आप काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। मगर के उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा के उसे ग्रैब करते हैं और उसका क्लॉथ निकालने लगते हैं। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है फेबियन और के उसके शर्ट को निकालते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम यह बेकार सी चेक शर्ट पहनना बंद कर सकते हो। मुझे ब्रेन को कहना पड़ेगा कि वह तुम्हें अभी शॉपिंग पर ले जाए। तो फेबियन काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाते और पसीने से तरबतर होते हुए कहता है, रुको, आप क्या कर रहे हो। यह मेरी फेवरेट शर्ट्स में से एक है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो के फेबियन को अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, तुम ऐसे क्यों हो। ये कह के वो फेबियन को किस करने लगते हैं और साथ ही उसे सोफे की ओर ढकेलने लगते हैं। तो फेबियन उनसे कहता है, महज एक पल के लिए तो रुको। मगर के उसे सोफे पर गिरा देते हैं और उसकी शर्ट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और उसके नेक पर बाइट करने लगते हैं। और फेबियन इससे कहता है कि ये सब तो हमने सुबह ही किया था। तो के उससे कहते हैं, सुबह की बात कुछ और थी। तो फेबियन कहता है, ऐसा मत करो। तो के कहते हैं, तो मैं क्या करूं। उसके बाद वो फेबियन के शर्ट को निकाल देते हैं। उसके शर्ट के फेवरेट शर्ट के बटन नीचे गिर जाते हैं। इस चीज़ से फेबियन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर के की ओर देख रहा होता है और के फेबियन के कंधे पे जहाँ उसे चोट लगी थी जलने का, उस जगह को छूते हुए उसे देख रहे होते हैं। तो फेबियन उनसे पूछता है, कर्नल, क्या कुछ गड़बड़ है। तो के फेबियन के कंधे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। ये कह के वो फेबियन के उस जख्म हुए कंधे के ऊपर किस कर लेती हैं। के को ये सभी चीज़ें करते हुए देख के फेबियन अपने मन में कहता है, हमने आज अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं की है और मुझे अभी किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो ये सभी चीज़ें सोच रहा होता है तो के की नज़र फेबियन के चेहरे पे जाती है। तो वो फेबियन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, क्या बात है, क्या मन नहीं है, तो हम रुक सकते हैं। ये सुनने के बाद फेबियन अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो के उससे कहते, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं। ये सुनने के बाद फेबियन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनने के बाद के फेबियन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं उसे गाइड करने के लिए। तो फेबियन अपने मन में कहता है, सोफे पर उनके साथ इस तरह रहने से मुझे वो पहली बार याद आ रहा है जब उसने मुझे गाइड किया था। तब मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हम हमेशा बिना किसी तैयारी के और क्लमजी होते हैं। ये सब सोचते हुए फेबियन उठता है और के को अपनी गोद में लेके कमरे की ओर जाने लगता है। तो के उससे पूछते हैं, क्या तुमको सोफे पर ऐसा करना पसंद नहीं है। तो फेबियन उनसे कहता है, हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन प्लीज़ आज मुझे लीड करने दो। ये सुन के हंसने लगते हैं और उससे कहते, तुम अब मैच्योर हो गए हो। उसके बाद दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं और उन दोनों के कपड़े इधर उधर पूरे कमरे के अंदर बिखरे पड़े हुए होते हैं और दोनों ही गाइडिंग सेशन में बिजी होते हैं। और के मन में चल रहा होता है, ये ना तो किसी को गाइड करने के लिए था और ना ही अपना फर्ज निभाने के लिए। इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी। ये बस पूरी तरह से मेरी अपनी इच्छा से किया गया काम था। जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ तो ये यकीन करना मुश्किल होता है कि मैं क्या कर रहा था। और तभी के सामने उसका पास्ट सेल्फ आके उससे सवाल करता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तुम खुद को एक एक्सपर्ट के हाथों में बेवकूफ़ क्यों बनने दे रहे हो। अपने पास्ट सेल्फ को इस तरीके से सवाल करता हुआ देख के कहता है, आखिरकार मैं ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया।
फिर वो फेबियन को अपनी ओर खींचता है और उसे किस करते हुए अपनी पास्ट सेल्फ की ओर देख के कहता है, अगर तुम यहाँ दखल देने आए हो तो भाड़ में जाओ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अभी उसके साथ थोड़ा व्यस्त हूँ। और ये व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जिसमें के की हालत फेबियन ने पूरी तरीके से पस्त कर रखी होती है। और जब उन दोनों का गाइडिंग सेशन ख़त्म हो जाता है तो फेबियन ये देख के हड़बड़ाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, क्या आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो के उसकी ओर अपनी रुआंसी भरी आंखों से देखते हैं तो फेबियन उनसे अलग होने लगता है। तो के उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, नहीं, मुझसे कहीं दूर मत जाओ, बस यहीं रहो। ये सुन के फेबियन के पास ही रहता है और कहता है, जब आप शांत हो जाएं तो मुझे बता देना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है यूनियन जैक सिटी ए के बिल्डिंग के बाहर। एक कार आके रुकती है और उस कार से एक शख्स अंदर की ओर जाता है और उस लिफ्ट से वो ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होकर कहती है, हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? और फिर हड़बड़ी में वो फ़ोन लगाते हुए कहता है, हे भगवान, क्या ये कोई मजाक कर रहा है? आखिरकार ये एक इमरजेंसी है, प्लीज। ये सुनने के बाद किम चौंक के कहता है, क्या? और जल्दी से अपना कोट उठाते हुए कहता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो इसकी जानकारी दी ही नहीं गई थी। घबराओ मत, शांत रहो और इस समस्या का समाधान निकालो। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और हम रिसेप्शनिस्ट सीन देखते हैं जहाँ पे वो अधिकारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा उच्च पद पे होता है, वो आया हुआ होता है और उसे वहाँ पे खड़े हुए देख के सभी एक्सपर्ट गार्ड की सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी होती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं, भगवान, ये इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आ गई? आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आ गए? क्या किसी ने सच में कोई परेशानी खड़ी कर दी है? तो कोई कहता है, मुझे नहीं पता, तुम लोग चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। तभी उस अधिकारी को स्टेप चलने की आवाज़ आती है तो किम उसके करीब आके कहता है, जस्टिस, मतलब कि सल्यूट करते हुए कहता है, जस्टिस। तो वो दूसरा शख्स भी कहता है, प्रोटेक्शन। कोई गलत वे में मत लेके जाना, मतलब कोई जस्टिस कर रहा है तो उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वो वाला सल्यूट है, ओके। उसके बाद किम एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। वैसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सुन के वो शख्स अपना टोपी निकालते हुए कहता है, लेफ्टिनेंट किम, आप कैसे हैं? अब इस शख्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुझे इसका जेंडर अभी भी समझ नहीं आया, ओके। इनका नाम है राज और ये सिटी एस मुख्यालय के इंस्पेक्टर जनरल हैं और ये एक्स क्लास एक्सपर हैं और इनकी पावर है आइस, यानी बर्फ। इस तरह के अचानक दौरे से ही हमें आपका रोज़मर्रा का असली रूप देखने को मिलता है। अगर हम इंस्पेक्शन करने से पहले आपको बता दें तो हर कोई जगह को एकदम साफ सुथरा करने में लग जाएगा। तो ये सुन के किम कहता है, वेल, ये तो सच है, लेकिन असल में आप यहाँ किस लिए आए हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि इस तिमाही के लिए ये निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। तो राज कहती है, क्या इसे समझाने के लिए आपको वाकई पूछने की ज़रूरत है? ये सुन के किम कंफ्यूज हो ही रहा होता है। तो राज आगे कहती है, हाल ही में सिटी ए में काफ़ी हलचल मची हुई है। खैर, आजकल कई असामान्य घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसकी उम्मीद तो की ही जा सकती है क्योंकि सिटी ए सबसे बड़ा शहर जो है। आपको भली भांति पता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोपनीयता भंग करने पर खास अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ये सुन के किम कहता है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। तो रास कहती है, नहीं, फिर भी इसका अनावश्यक रूप से जिक्र किया गया था। ये सुन के किम कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप इस जगह की जासूसी कर रहे थे? तो रास एक ईयरबड को सामने सरकाते हुए कहता है, मैंने यहाँ आते समय 6 चीज़ें खरीदी। और उस चीज़ को देख के किम अपने मन में कहता है, उसके पास ये चीज़ क्या कर रही है, इसलिए तो मुझे यह कहीं नहीं मिल पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या आप मुझे यहाँ पे सुधारने आए हैं? ब्रेन ने तो सच में उस आदमी को बहुत दूर ही फेंक दिया।
तो राज कहता है बात ये नहीं है। तो ब्रेन पूछता है तो फिर क्या है। तो राज कहता है मैं किसी विशेष पहलू पर चर्चा करने आया था। ये सुन के किम कहता है चर्चा करने के लिए तो आपको इसके लिए मैनेजर से बात करनी होगी। तो राज अपनी जगह से उठते हुए कहती है वे पहले से ही एक मीटिंग कर रहे हैं। ये सुन के किम पूछता है कि आपका क्या मतलब है। तभी राज अपनी पावर का तुरंत इस्तेमाल करने लगती है। ये देख के किम कहता है कि 1 मिनट ज़रा रुको। तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी राज उसे रोकते हुए कहती है कि तो राज कहती है उन्हें किसी इम्पोर्टेंट बात में व्यस्त होना चाहिए, इसलिए उन्हें परेशान ना करो। ये सब देख के किम पूछता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि किम के आसपास काफ़ी ज़्यादा शार्प बर्फ के नाइफ यानी कि टुकड़े लटक रहे होते हैं। और वो कहता है अभी यहाँ क्या हो रहा है, मगर राज तो उसे कुछ नहीं बताती है। फिर One eternity later. किम बोर होते हुए सोफे पर लेटा हुआ होता है और राज ईयरफोन से किसी से बात कर रहा होता है, जो कि हमें डिटेल में तो नहीं बताया जाता है, लेकिन वो चीज़ हमें सुनाई नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद किम उठ के बैठ जाता है। तो राज उससे कहता है कि हाँ, मुझे कुछ समय के लिए शहर ए में रहने का आदेश दिया गया था और कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। ये सुन के किम कहता है क्या आप सच कह रहे हैं। तो एक तरफा कार्रवाई करना सख्त मना है, जिसका मतलब है कि नियम तोड़ा गया है। तो राज कहता है तो मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त है। ये सुन के किम कहता है हाँ ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ये सुनने के बाद राज कहता है तो फिर लेफ्टिनेंट किम, मैं फ़िलहाल आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। ये सुनने के बाद बेचारा किम तो अपना सर पकड़ के ही बैठ जाता है। तो ये देख के राज कहता है क्या आप रो रहे हैं। ये सुन के किम कहता है मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूँ, मैं क्या कहूँ। और बेचारे के दिमाग में लोडिंग हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है क्या मुझे वाकई उनकी बात माननी पड़ेगी। एक बार पानी बह जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। दरअसल आप इसे जमा भी सकते हैं। ये सोचने के बाद वो अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए कहता है क्या आप इस सारी बर्फ के बारे में कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ ठंड से जम रहा हूँ, ठंड के कारण मैं ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के राज कहता है ओ सॉरी, मुझे याद नहीं था। फिर वो अपनी चुटकी बजाता है और सारी की सारी बर्फ वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि राज ने तो डायरेक्ट दरवाजे के पास ही जमा दिया होता है ताकि किम वहाँ से बाहर ना जा सके। और वहाँ से चुटकियों में बर्फ को गायब होता हुआ देख के किम कहता है अपने मन में क्या गजब की पावर है। तभी राज उससे कहता है वैसे उस कंट्रोल डिवाइस के बारे में कहूँ तो मुझे इसका भद्दा डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे तो कोई ट्रेनी ही पहनेगा। यह इतना अजीब दिखता है कि इसे आम तौर पर पहनना मुश्किल है। इसे बदलना ही बेहतर होगा। ये सुनने के बाद किम अपना मुंह बिचकाते हुए कहता है मैं इसे हैंगी तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। साथ ही वो के और फेबियन के बारे में सोचते हुए कहता है और अब जब उसका एक साथी भी है तो उसकी शक्तियाँ अपने पार्टनर से जोड़ने से उसकी असलियत सामने आ जाएगी। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं उसे ये बताना भूल ही गया था कि ये ईयरबड्स फेबियन के साथ सिंक होता है। ये सब सोचने के बाद किम कहता है मैं दरअसल इसी विषय पर आपसे बात करने वाला था। हम इसके डिज़ाइन को जल्द ही बदल देंगे। ये सुन के राज खुशी से अपना सर हमें हिलाते हुए कहता है मुझे खुशी है कि आप तेज़ी से काम करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुन के किम कहता है मैं समझ गया। साथ ही किम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए अपने हाथों से खेलते हुए कहता है खुद को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या वे ठीक होंगे? मुझे वाकई आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये सब सोचते हुए वो
राज की ओर ग्लेयर कर रहा होता है। साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन, जिसके एक कमरे के अंदर जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कि तुम हमेशा की तरह ही अड़ियल हो। तो ये सुन के किम कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद यहाँ कदम रखोगी। ये सुनने के बाद वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको इन पर्सन देखे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, तुम बुढ़े हो गए हो। ये कहते हुए वो के की ओर देख रही होती है और के का नाम भी लेती है और फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। 3 स्टार कर्नल प्यारे, कमांडर इन चीफ CTS के मौजूदा ब्रांच मैनेजर, SS रैंक गाइड। मामले की नज़ाकत को देखते हुए सिक्योरिटी डिवाइस पर भरोसा करने के बजाय इस तरह से आमने सामने मिलना बेहतर है, क्योंकि आपसे तो कोई संपर्क हो ही नहीं पा रहा है, तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि आप कैसे होंगे। खैर जो भी हो, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप ठीक हैं। ये सुनने के बाद के उससे कहता है, मुझे पता है कि आप यहाँ मुझसे मेरा हाल चाल पूछने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हैं, तो बताइए आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आई हैं। ये सुन के प्यारे यानी प्यारे कहती है, मुझे कुछ दिन पहले एक दिलचस्प खबर मिली। मैंने सुना है कि आप कुछ व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। आपने फोरेंसिक एनालिसिस का भी अनुरोध किया था। ये सुन के अपने मन में कहता है, ये खबरें तेजी से फैल रही हैं। फिर वो प्यारे से कहता है, और आपको क्या मिला। तो प्यारे के साथ आया हुआ बॉडीगार्ड कहती है कि अनफॉर्चुनेटली हम वह जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में हमें बताया जाता है। इसका नाम है गीड। मुख्यालय में पेयर के असिस्टेंट के तौर पर इसकी नियुक्ति है और ये ऐसे रैंक एक्सपर है और इसकी पावर्स है आग। के पूछता है कि आखिरकार आपका मतलब क्या है। तो पेयर अपने चाय के कप को टेबल पे रखते हुए कहती है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, आप अपनी खोज बंद कर दीजिए। ये सुन के उससे पूछता है कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो पेयर के की ओर देखते हुए कहती है, क्या मुझे सच में उस आम नियम को दोहराने की ज़रूरत है कि संबंधित पक्ष यानी आप लोगों को इस मामले में सीधे शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मामला हेडक्वार्टर को संभालना चाहिए, आप इस समय दखल ना दें। ये सुनने के बाद के उससे कहता है, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह सिटी ए में हुआ है, इसलिए यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद पेयर से कहती है कि क्या इसमें वाकई सिर्फ सिटी ए ही शामिल है। तो के उससे कहता है, इसका खुलासा समय के साथ ही होना चाहिए, जांच पहले से ही चल रही है। ये सुनने के बाद पेयर एक स्मर्क स्माइल देती है और कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई आदेश दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरी बात के खिलाफ जाने की योजना बना रहे हैं। ये चीज़ सुनने के बाद गीड अपने हाथों को खोल लेती है और अपनी शार्प आंख से के की ओर देखती है और तुरंत ही उस पर हमला करने जाने लगती है। तो पेयर उससे कहती है कि गीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप प्लीज़ बाहर जाके मेरा इंतज़ार कर सकती हैं, मैं उससे कुछ देर अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद गीड पेयर की ओर देखती है और अपना सर हाँ में हिला के बाव करके वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते हुए अपनी तीखी नज़रों से के की ओर देखती है। तो के कंफ्यूजन में उसकी ओर अपना मुंह बिगाड़ के देखता है, मगर गीड अपना मुंह फेर के वहाँ से चली जाती है। तो के उसे जाता हुआ देख के कहता है, ये तो वाकई एक अनोखा कुत्ता है। फिर के पेड़ से कहता है कि मेरे काम करने में क्या समस्या है, यह साफ तौर पर सत्य का दुरुपयोग है। तो पेयर उससे कहती है कि उस मिलिट्री एकेडमी से लेकर जहां आपने ज़ीरो नाइट में हिस्सा लिया था और यहां तक कि सिटी ए में ब्रांच मैनेजर के तौर पर आपकी मौजूदा पोस्ट तक, आपकी हर कामयाबी मेरे ही ज़रिए हुई है। ये सब सुनने के बाद के उससे कुछ रीज़न देने जाता उससे पहले ही पेयर उसे कहती है कि यह एक ऑर्डर है, इस केस से पीछे हट जाओ।
मैं अपनी बात तीसरी बार नहीं दोहराऊंगी। ये कहते हुए वो टेबल पे अपना हाथ रख के खड़ी होती है और टैप करते हुए ही कहती है, मुझ में धैर्य बहुत कम है, ये बात याद है ना। ये सुनने के बाद के अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से क्लेंच करता है कि वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है और पेड़ जाते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा वादा नहीं भूले हैं। मैं ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही कर रही हूँ, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो के। ये सब सुनने के बाद के बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने दांतों को क्लेंच करते हुए कहता था, तेरी क्या मुझे सच में उस पर विश्वास करना चाहिए? तुमने ही सबसे पहले हमारा वादा तोड़ा था। फिर पेयर कमरे से बाहर निकल के गीट से कहती है कि चलो, तो गीट कहता है ठीक है, और जाते हुए वो कह रहा होता है, मुझे वो अभी पसंद नहीं है, 10 साल बाद भी बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद पियर उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहती है, उस पर ज़्यादा सख्ती मत बरता करो। तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग उस ओर मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे हमारा प्यारा फेबियन बेचारा अपना ऑनलाइन लेक्चर लेके वहाँ से जा ही रहा होता है। तो उसे देखकर पियर अपने मन में कहती है, वे वहाँ से बाहर क्यों आ रहा है, क्या वो कोई गेस्ट है? तो गीड फुसफुसाते हुए कहता है, मैं उस आदमी को नहीं जानता। तो पियर कहती है, मैं भी उस आदमी को पहली बार देख रही हूँ, अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर के का पार्टनर ही होगा। उसके बाद गीड अपना कदम बढ़ाते हुए फेबियन के करीब आते हुए पूछता है कि आप कौन हैं? तो फेबियन कहता है, मेरा नाम फेबियन है। तो गीड कहता है, तो बात कुछ ऐसी है। ये कहने के बाद गीड तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और अपनी फायर पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और उस फायर पावर को फेबियन की ओर फेंक देता है। ये देख फेबियन काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है और साथ ही वो दीवार से जाके सट के अपने मन में कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करके के बारे में सोचने लगता है कि के ने उससे क्या कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उन परिस्थितियों का सामना करना होगा। आपको उस जगह से भागने नहीं है, बल्कि डट के उन परिस्थितियों का मुकाबला करना है। आपकी पावर्स का उपयोग आपकी और दूसरों की रक्षा और बचाव के लिए किया जाएगा। ये बात कभी भी मत भूलना और अपने पावर्स पर कंसंट्रेट करो। ये सब याद करने के बाद फेबियन ध्यान देता है कि वो लोग उस कमरे के बाहर हैं जहाँ पे के उस कमरे में बात कर रहा था किसी से। तभी गीड उसकी ओर हमला कर रहा है तो फेबियन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से गीड के द्वारा किए गए फायर हमले को फेबियन अपनी पावर से सिकोड़ के एक छोटे से गोले में बदल देता है। मतलब कि उसके हमले को एकदम सिकोड़ के एकदम छोटा सा कर देता है। ये देख के गीड और फेबियन दोनों ही हैरान होते हैं। बाद पियर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। ये चीज़ सुनने के बाद गीड अपनी पावर को गायब करते हुए कहता है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद फेबियन के सामने वो बाव करती हुई कहता है कि असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मगर फेबियन तो अभी भी डिफेंस वाले पोजीशन में खड़ा हुआ होता है। बेचारी की हालत तो बहुत बुरी हुई होती है। वो अपने मन में कहता है, ये क्या था, मेरी कोई परीक्षा चल रही थी? बुरा नहीं है कहने का उनका क्या मतलब था, किस काम से निपटा गया, क्या कर्नड ठीक हैं? ये सब सोचने के बाद वो भागता हुआ जाता है, उस कमरे का दरवाजा खोल के जोर से चिल्लाता है, कर्नड तुम ठीक तो हो ना? अभी अभी वो लोग कौन थे? तो के उससे कहता है, हेडक्वार्टर से लोग। ये सुनने के बाद फेबियन हकलाते हुए कहता है, हेडक्वार्टर से लोग? क्या वो लोग बहुत ही ज़्यादा उच्च पद के लोग नहीं हैं? वे लोग यहाँ पे अचानक क्या करने आए थे? तो के उससे कहता है कि कुछ काम से। तो फेबियन घबराते हुए पूछता है, क्या वे कोई बुरी खबर लेकर आए थे? आप ठीक लग रहे हैं। तो के फेबियन से कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम बेफिजूल की चिंता करना बंद करो। वैसे आपका क्या हाल है, क्या कुछ हुआ था? मुझे लग रहा है कि अभी अभी मुझे एक सिग्नल मिला है। ये सुन के फेबियन कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस एक पल के लिए हैरान रह गया था, बस इतना ही। ये सुनने के बाद के अपनी शक भरी निगाहों से फेबियन की ओर घूरता है तो इससे फेबियन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होके अपने कंधे पे लगे हुए चोट को सहलाने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, वे लोग काफ़ी गंभीर दिख रहे थे, अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे सावधान रहना चाहिए।